नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10th की जो मैथ है उसके तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला जो चैप्टर है अपना रियल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। इन दोनों चैप्टर्स के संपूर्ण प्रश्नावली के वीडियोज हैं वो हम हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर विजिट कर वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में ये सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे और वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो पहले तो अपन इसका ये जो टाइटल है इसके बारे में जान लेते हैं कि इस टाइटल का मीन्स क्या है, कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखो, ये दो चर, दो तो क्वांटिटी को व्यक्त कर रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और चर के बारे में हम पहले जैसे ही हमने बहुपद वाली प्रश्नावली पढ़ी थी वहाँ पर भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, बट एक बार फिर से मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। चर का मतलब होता है वे राशियाँ जिनका मान परिवर्तित होता रहता हो। कहने का मतलब है कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका अलग अलग प्रॉब्लम में मान चेंज होता रहता है, उनका मान जो है वो फिक्स नहीं रहता है। तो उस प्रकार की राशियों को हम बोलते हैं चर राशियां। मुख्य तौर पर चर राशि के रूप में अक्ष, वाई, जेड इत्यादि हम यूज करते हैं, परंतु इनके अलावा भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो अन्य लेटर्स हैं उनमें भी किसी को चर माना जा सकता है। इसके बाद में रैखिक की यदि हम बात करें, रैखिक समीकरण की, तो समीकरण के बारे में तो आप पहले से जानते ही होंगे कि हमारे पास में कुछ क्वांटिटियों को दो पक्षों में समायोजित करके उपलब्ध करवाया जाता है। कहने का मतलब हमारे सामने दो पक्ष होते हैं, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष। ऐसी स्थिति में उस संपूर्ण व्यवस्था को हम बोलते हैं समीकरण, ठीक है। लेकिन यदि उस समीकरण में जो भी चर प्रयुक्त किया जा रहा है, जो भी चर उपयोग में लिया जा रहा है, यदि उन चरों की अधिकतम घात एक ही है तो वो क्या होगा, रैखिक समीकरण। इसके बारे में हम रैखिक के बारे में बहुपद वाले चैप्टर में भी हम जान चुके हैं, वहाँ पर आप उन वीडियोस को देख करके एक बार फिर से इस बात को समझ सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे यदि मैं बात करूँ, जैसे x + 2y = z = 2, जैसे मैंने ये लिखा। अब देखिए ये हमारा एक समीकरण है। अब समीकरण अपन क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि एक बराबर का साइन काम में लिया गया है। तो बराबर के यहाँ पहले ये जो लिखा हुआ है ये आपका बाएं पक्ष है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। और आपके इस समीकरण में कौन कौन से चर उपयोग में लिए गए हैं वो आप यहाँ देखने से पता चल जाएगा। तो एक चर तो है आपका x और दूसरा चर है कौन, y। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो घात है वो एक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी घात कितनी है, एक ही है। और यदि मैं आपसे ये कहूँ कि भी यहाँ पर जो भी चर आ रहा है उसकी बड़ी से बड़ी अधिकतम घात कितनी है, तो आपका जवाब भी यही होगा कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी घात एक ही है। तो यदि किसी समीकरण में उपयोग में लिए गए चरों की अधिकतम घात एक हो तो वे समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एक बार फिर से, ऐसे समीकरण जिसमें उपयोग लिए गए चरों की अधिकतम घात एक हो रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो हम इस टाइटल के बारे में जान चुके हैं और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
पहले जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इनका हम जो व्यापक रूप है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले अपन ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं उनका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप, किसके व्यापक रूप की बात कर रहे हैं हम लोग? दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो इसका व्यापक रूप जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्यापक का मतलब क्या है, कि व्यापक होता क्या है। कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स में जितने भी रैखिक समीकरण हम लोग देखते हैं, उन सभी रैखिक समीकरणों का आधार कौन है। कहने का मतलब वो बने किसके बेस पे है। तो जितने भी रैखिक समीकरण हम लोग देखते हैं, हमारे सामने आते हैं, वो सब के सब रैखिक समीकरण यहीं से बनते हैं। तो जहां से उत्पत्ति हुई, तो जो आपका मूल स्रोत है, आपके रैखिक समीकरणों की उत्पत्ति हुई कहां से? इस समीकरण से। तो ये क्या हो गया? व्यापक रूप। व्यापक को अपन मूल भी बोलते हैं। अब व्यापक रूप का हो चाहे मूल रूप का हो, एक ही बात है। तो आप जान चुके होंगे। एक बार फिर मैं इस चीज को दोहरा देता हूं कि आपके जितने भी रैखिक समीकरण हैं, वो उनका मूल स्रोत क्या है, वो कहां से उत्पन्न हुए हैं या कहां से वो बनते हैं। तो जितने भी रैखिक समीकरण है वो इसके आधार पे बनाए जाते हैं। तो ये मूल चीज़ हो गई, और जो मूल चीज़ होती है वो व्यापक रूप। और शॉर्ट में अपन सीधी सीधी ऐसे ही याद रखना अपने को कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है। तो आप बोलेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर ये जो x और y है, इनको तो बोला गया है चर, ये तो चर राशियाँ हैं। इसके अलावा a, b और c इनको बोलते हैं अचर, और साथ साथ में ये कहीं न कहीं x y के गुणांक भी हैं। जैसे a और b x और y के गुणा में आ रहा है, तो ये हो गए अचर गुणांक। दो ही बातें तो समझनी थी। ये आपका व्यापक रूप हुआ ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और इसमें जो x y आ रहा है वो है आपका चर। इसके बाद यहाँ पर जैसे a b c, ये a b c कौन है? अचर गुणांक। एक बात ये भी अपन निश्चित कर लें, आप यहाँ पर इस व्यापक रूप के फॉर्मेट में देख रहे हैं कि x के गुणा में कौन आ रहा है? a आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x का जो गुणांक होता है, गुणांक का मतलब x के गुणा में आने वाला अंक। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा में आने वाला अंक। तो x के गुणा में आने वाला अंक कौन है? a है। तो ये इसका x का गुणांक हो गया। तो हमें ये याद भी रखना होगा कि x का गुणांक क्या है? a। और y का गुणांक कौन है? y के गुणा में b आ रहा है, तो y का गुणांक हो गया b। और ये केवल अचर पद है c, यहाँ कोई भी चर नहीं आ रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने जाना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन सा होता है, व्यापक रूप होता क्या है, व्यापक रूप में कौन कौन से चर हैं, कौन से अचर गुणांक हैं, इसके बारे में हमने जानकारी जुटाई। और अब हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं जानकारी, कुछ मुख्य बिंदु उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म जो है, युग्म का मतलब आप जानते ही हैं, जोड़ा। कहने का मतलब इस का मतलब हो गया कि आपको दो रैखिक समीकरण उपलब्ध करवा दिए जाएं, तो उनको हल करने के लिए कुछ विधियां हैं। इनको हल करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक है ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि आप समझ गए होंगे कि अपन ग्राफ का प्रयोग करेंगे। ग्राफीय विधि को आलेखीय विधि भी बोला जाता है।
आलेखीय विधि और कभी कभी इसको ज्यामितीय निरूपण भी कहा जाता है, ज्यामितीय निरूपण। तो सभी विद्यार्थी इस बात को क्लियर कर लें कि ग्राफीय विधि हो, चाहे आलेखीय विधि हो, चाहे ज्यामितीय निरूपण हो, सब के सब एक ही बात है। तो एक विधि तो हो गई ये पहली वाली विधि। 2 नंबर पे आपने एक विधि का नाम सुना होगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो रैखिक समीकरणों को हल करने की दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और 4 नंबर वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। एक बार फिर से अपन इसको रिपीट कर लेते हैं। आपके माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म हमें दिया जाए तो उनको हल करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। नंबर 1 ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि कहें चाहे ज्यामितीय निरूपण कहें, एक ही बात है। एक विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ये 4 विधियां हैं, इनके द्वारा रैखिक समीकरणों के युग्म को हल किया जाता है। बारी बारी से इन विधियों की प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। आपकी जो प्रश्नावली 3.1 है उसमें हम ग्राफीय विधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले अपन ग्राफीय विधि के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे अपन अलग अलग एक्सरसाइज में जिस विधि के बारे में हमें बोला जाएगा वहाँ पर अपन सभी इन विधियों के बारे में, इनकी प्रोसेस के बारे में जानकारी जुटाएंगे कि किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम 3.1 की जो आपकी प्रश्नावली है वहाँ पर चेक करते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा। और पहले क्वेश्चन में गौर करेंगे आप। प्रश्नावली आपकी जो 3.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं ताकि हम आराम से समझ जाएं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए।
ये आपकी प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब और उसकी पुत्री, उनकी आपस में वार्तालाप हो रही है। वो अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले मैं का मतलब आफताब कह रहा है, तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, पहली दफ़ा किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने पर हो सकता है कि अपने को बात क्लियर नहीं हो कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल तरीके से समझना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें करना क्या, पहली बात तो ये बता दूँ आपको। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बीजगणितीय और दूसरा लिखा हुआ है ज्यामितीय रूप। पहले इनको समझ लेते हैं। बीजगणितीय का मतलब है कि जो यहाँ पर भाषा बोली गई है उसको आप बीजगणितीय रूप में लिखो, अर्थात समीकरण बनाइए। क्या बनाने हमें? समीकरण। और आपने देखा कि इस चैप्टर का जो नाम था वो क्या था? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप समझ गए होंगे बीजगणितीय रूप का मतलब है यहाँ पर जो भी समस्या हमें बताई गई है भाषा के आधार पर, उसके हम क्या बनाएंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। कुल मिलाकर के ऐसे समझ लो, समीकरण बनाने हैं। तो बीजगणितीय रूप का मतलब क्या हो गया? समीकरण बनाने पड़ेंगे हम लोगों को। अच्छा, कैसे बनाने, ये बात अब ये बात करने वाले हम। ज्यामितीय रूप के बारे में अभी भी मैंने जैसे ही विधियों के बारे में बात की थी वहाँ पर बताया था। ज्यामितीय रूप का मतलब है इसको हल करना है आलेखीय विधि से, यानी ग्राफ का प्रयोग करते हुए, ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हुए आप इसको हल करेंगे। तो क्या तकलीफ हो गई? हम इतना तो समझ गए ना कि मुझे करना क्या है, समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने के बाद में ग्राफीय विधि से उनको हल करना है। 2 बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम प्रयास करते हैं कि बीजगणितीय रूप का मतलब समीकरण कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम लिखते हैं बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप कैसे बनाया जाए? देखो, पहले तो इस प्रश्न को पढ़ने से इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, कौन कौन व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही, इतनी बात तो समझ में आई होगी। कौन है वो? एक तो आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो हम क्या करेंगे? देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही मैंने बताया था कि इस चैप्टर में जो भी समीकरण होंगे उसमें कितने चर होंगे? 2 चर होंगे। तो एक चर हम काम में लेंगे अक्स और दूसरा चर काम में लेंगे वाई। बात क्लियर हो गई? कितने चर होंगे? 2। कौन कौन से? अक्स और वाई। तो देखो, आफताब की बात हो रही है तो थोड़ा अपन मानेंगे, लिखेंगे कि माना वर्तमान में आफताब की आयु, उम्र के बारे में बात चल रही है, तो हम बोलेंगे आफताब की जो आयु है वो हमने मान ली x वर्ष है, तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो ये जो पहला सेंटेंस हमने माना है इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पर्सन को एक बार नॉर्मल तरीके से पढ़ लीजिए आप, और जितना अच्छा समझ में आता ठीक है, नहीं समझ में आता घबराने वाली बात नहीं। इतना तो समझ में आ जाता है ना कि बात हो किसकी रही है, किस संदर्भ में हो रही है। आफताब और उस पुत्री की बात हो रही है और उम्र के बारे में बात हो रही है। तो पहले हम ये समझेंगे कि दोनों की वर्तमान जो उम्र है, दोनों की वर्तमान जो आयु है उसको मान लिया जाए। तो आफताब की जो आयु है उसको हमने x वर्ष माना और उसकी पुत्री की आयु को हमने y वर्ष मान लिया, ठीक है। और अब हम इसके अकॉर्डिंग आगे बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या समझे? न मेरे अनुसार न आपके अनुसार, मेरे अनुसार भी नहीं आपके अनुसार भी नहीं, पर्सन के अनुसार, पर्सन में जो भी भाषा बोल रहा है उसके अनुसार, ठीक है ना। समीकरण कैसे बनाए? समीकरण बनाना बड़ा सिंपल काम है। गारंटी की बात है, दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं समीकरण बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगा आपको
कि किसी भी विद्यार्थी को समीकरण बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए किस प्रकार से है, यहाँ हमने x और y माने हैं, तो हम क्या करेंगे, x और y को थोड़ा गैप देते हुए बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे और थोड़ा सा गैप दे करके हम लिख देंगे। अब गैप क्यों दे रहा समझ में आ जाएगी बात, ऐसा तो कर सकते हैं। अब देखो आप पढ़ेंगे 7 वर्ष पूर्व है, एक बार यहाँ तक की बात को समझना अपने को, ये जो 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 साल पहले। क्योंकि एक बात बता दूं मैं, आज जैसे आपकी उम्र हो चाहे मेरी उम्र, जितनी उम्र है, तो 7 साल पहले कितनी थी, 7 वर्ष कम थी। तो ध्यान रखना, जितने साल पहले बोला जाए वो संख्या दोनों पक्षों में घटानी है। कुछ बात क्लियर हुई होगी। मैंने दोनों पक्षों में क्या घटाया, 7 घटाया। 7 घटाया क्यों, क्योंकि ये x और y तो क्या था, वर्तमान उम्र थी, और इसने बोला 7 वर्ष पूर्व है, पूर्व का मतलब पहले, तो 7 साल पहले इन दोनों की ही उम्र 7 वर्ष कम थी। तो पहले की बात, सीधी सिंपल बात है कि जब पहले की बात होती है कि इतने साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, तो जितने वर्ष पहले बोल रहे हैं उतनी संख्या दोनों पक्षों में घटा देंगे। तो 7 वर्ष पूर्व है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो 7 वर्ष पूर्व तो हो गया, लेकिन ये 7 गुनी का नाम और आ रहा है, 7 गुनी। अच्छा बोल कौन रहा है भाई, आफ्ताब बोल रहा है। आफ्ताब वाला पक्ष कौन सा है, ये है। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं 7 गुनी आयु का था। ध्यान रखना, जो जिस तरफ से बोला जा रहा है उधर, ये तो कंफर्म हो गया, 7 गुनी का मतलब 7 से गुणा करना है। लेकिन 7 से गुणा करना किधर है, इधर करना है या इधर करना है, ये बात क्लियर करनी है। बोल कौन रहा है, आफ्ताब। तो जो बोल रहा है उधर गुणा नहीं करेंगे, उसके विपरीत साइड में गुणा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि समीकरण है वो बिल्कुल ही संतुष्ट तरीके से बन जाए। ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग जिधर बोल रहे हैं उधर यदि हम गुणा करने लग जाएंगे तो समीकरण के दोनों पक्ष है वो बराबर नहीं हो पाएंगे और हमारा समीकरण वो संतुलित नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बता दूं मैं, देखो मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष है, ठीक है, और उसके बेटे की उम्र है 10 वर्ष, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने। अब ये पिता क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 5 गुनी आयु का हूं। 5 तो गुणा है ही, क्योंकि 10 को 5 से गुणा करने पर 50 आता है। तो बड़ा कौन है, ये है। कितना बड़ा है, 5 गुणा। तो है कौन, ये है 5 गुणा। अब यदि मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों पक्ष बराबर हों, तो फिलहाल तो बराबर नहीं है, 50 और 10 बराबर थोड़ा ना आते हैं। तो ये 5 गुणा है तो ये, लेकिन मैं 5 गुणा इधर करूंगा। देखो ये लो 5 से गुणा कर दिया। अब ये बताओ कितना हो गया, 50। ये कितना हो गया, 50। समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब समीकरण संतुलित हो गया। बात क्लियर हो गई होगी। जो बोल रहे हैं और कितना गुणा बोल रहे हैं, उधर गुणा ना करके दूसरी साइड में गुणा करना है। और अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी राशि नहीं है, इसका मतलब ये समझिए कि ये ऐसा कैसा नोट कर दो, और ये 7 है, इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 7y, और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 है। और यदि हम ये चाहें कि x y तो एक तरफ आ जाए, x से, और y वाले पद एक तरफ बना लो, जैसे ये 7y, इसको इधर लेके आ जाओ पक्षांतरण करके, तो ये 7y माइनस का हो जाएगा। इधर माइनस के 49 पहले से थे, यहाँ ये जो माइनस का 7 है इसका इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा प्लस का 7। अगली स्टेप में क्या होगा कि x माइनस 7y बराबर, एक संख्या माइनस की एक प्लस की है। याद रखना हमेशा, जब एक संख्या माइनस की और एक प्लस की हमेशा घटाया जाता है। तो 49 में से 7 को घटाएंगे तो 42 बचेगा, लेकिन वो 42 से बचेगा किसका, प्लस या माइनस। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की होती तो प्लस का बचता। ये आपका एक समीकरण बन चुका है। ठीक है, तो आपका पहला जो समीकरण है वो किस प्रकार से बना वो आपने देखा, बड़ा आसानी से बनाया हमने। एक बार फिर क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ x और y लिखा था सिंगल, फिर उसने पहले सेंटेंस में यहाँ कहा कि 7 वर्ष पहले, तो जितने वर्ष पहले बोल रहे हैं उतना मैंने दोनों पक्षों में घटा दिया था, x में से भी घटा दिया, y में से घटा दिया। फिर उसने आगे जाके कहा कि 7 गुणी, तो ये बात कर दो कि 7 गुणी का मतलब 7 से गुणा करना है। किधर करना है, दोनों में से किसी एक पक्ष में, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं होगा, तभी तो हमने लिखा था प्रश्न अनुसार। ठीक है ना।
आफताब बोल रहा है तो आफताब वाले पक्ष को गुणा नहीं करेंगे, दूसरे साइड वाले पक्ष को गुणा करेंगे। और कोई पूछे कि सर ऐसा क्यों किया, अभी मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया था आपको, समीकरण को संतुलित करने के लिए, ताकि दोनों पक्ष बराबर हों, इसलिए हमने ऐसा काम किया। और फिर थोड़ा सा हम इसको सोल्व करेंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको समीकरण नंबर 1 जो है वो मिल गया। अब अपन दूसरा जो आपका समीकरण है वो किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में मैं बता दूं। देखो, आपको पहला समीकरण हम बना चुके हैं, एक समीकरण हमें और बनाना है। क्यों बनाना एक समीकरण? हमें 2 समीकरण होंगे तो रेखिक समीकरण का युग्म बन जाएगा और हम ग्राफ से उसको हल कर देंगे। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं अपन। तो इस सेंटेंस को चाहे भले ही पहले नहीं पढ़ें, आप तो बिना सोचे समझे एक बार अक्स और वाई जो है उसको बराबर में लिख दें। ऐसे अक्स बराबर वाई, थोड़ा थोड़ा से इसमें गैप दे देना, ठीक है ना। हो सकता है हमें दाएं बाएं कुछ घटाना पड़ जाए, जोड़ना पड़ जाए। इसने बोला 3 वर्ष बाद, ये देखिए, तो आपको पता है कि आज से 3 वर्ष बाद में उम्र बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ती कब है? जोड़ने या घटाने पर? जोड़ने पर। बिल्कुल क्लियर बात है। तो 3 वर्ष बाद बोला है तो हम क्या करेंगे, 3 ही इसमें जोड़ेंगे, 3 ही इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि 3 साल बाद में दोनों की ही उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी। ऐसा हुआ। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मैं का मतलब आफताब बोल रहा है, तुमसे का मतलब अपनी पुत्री से, 3 गुनी, ये लीजिए 3 गुनी, इसका मतलब 3 से गुणा करना है। किधर? बोल कौन रहा है? आफताब। तो इधर गुणा नहीं करना, इधर गुणा करना, लेकिन याद रखना ब्रैकेट लगा के फिर गुणा करना है, क्योंकि ये जो 3 है ये पूरी क्वांटिटी से गुणा है। और यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये केवल y से ही गुणा माना जाएगा और ये जो आपका आगे हल करेंगे तो ये रिजल्ट गलत मिलेगा। इससे समझ गए होंगे आप कि जब भी गुणा करते हो और बड़ी राशि है तो पहले ब्रैकेट लगाया करो। कोई बोले सर ब्रैकेट कब लगाए? 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में जुड़ जाए या घट जाए तो उस स्थिति में ब्रैकेट लगाने में फायदा है, ठीक है ना। और यदि फिर भी डाउट रहता है कि लगाऊं या नहीं लगाऊं तो लगा दिया करो। ब्रैकेट लगाने से नुकसान कभी नहीं होता है, फायदा ही हो सकता है। अब नुकसान हो ही नहीं रहा है तो लगा दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है। चलो अब हमारी बात बन चुकी है। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो ऐसा कैसा, इस 3 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y, ये 9, जैसा हमने वहाँ किया था। अक्स और y के पदों को एक तरफ लेके आ जाओ, ये हो गया अक्स माइनस 3y, और ये जो 3 है इसका पक्षांतरण उस 9 की तरफ कर देंगे तो ये 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अक्स माइनस 3y बराबर 6, ये आपके दूसरा समीकरण बन गया। आपका क्वेश्चन यहाँ भी नोट किया हुआ है, आप एक बार फिर से गौर से पढ़ लीजिए इसको। 2 बातें पूछी थी, बीजगणितीय रूप का मतलब समीकरण बनाने थे, और समीकरण बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले जिसके बारे में बात की जा रही है और किसके संदर्भ में बात हो रही है उसको आप एक बार एक्स वाई मान लो, ठीक है। तो आफताब और उसकी पुत्री की उम्र की बात हो रही थी कि दोनों की उम्र कितनी क्या है, तो हमने मान लिया वर्तमान में एक्स और वाई वर्ष है दोनों की उम्र, एक आफताब की एक्स वर्ष और उसकी पुत्री की वाई वर्ष, और उसके बाद में ये समीकरण हमने बनाए। तो आधा काम हमारा हो चुका है कि बीजगणितीय रूप हम बना चुके हैं। ज्यामितीय रूप का मतलब अब हम लोगों को ग्राफ की बात करनी है, तो बाकी अब हम ग्राफ की बात करने वाले हैं। तो किस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं तो देखेंगे अपन आगे। पहले जो समीकरण हमने बनाए हैं उन दोनों समीकरणों को एक बार हम लिखेंगे। अक्स माइनस 7y बराबर -42, जैसे ये पहला समीकरण हमने लिखा। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 2 चर हैं, एक तो अक्स है, एक वाई है। पहले ये बताना मुझे कि अक्स और वाई में से किसका गुणांक छोटा है। आप देखेंगे कि अक्स के गुणा में यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ वाई के गुणा में 7 आ रहा है, तो इसका गुणांक छोटा हुआ। जिसका गुणांक छोटा होता है हम उसका मान यहाँ निकालेंगे। यदि अक्स का गुणांक छोटा है तो आप अक्स का मान निकाल लीजिए, और यदि वाई का गुणांक छोटा है तो आप वाई का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अक्स का गुणांक वो छोटा है तो अक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालना चाह रहे हैं अपन? अक्स का। तो इसको ऐसा कैसा नोट कर दो जो भी आ रहा है, और अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पहले चेक कर दो बराबर की इधर पहले कौन लिखा हुआ था, -42, तो ये तो आपको लिखना है ही,
भाई ये तो पहले भी था, अभी लिखना है। अब हम ये जो -7y ये अभी तक लिखा नहीं है, तो -7y इधर था, किसका? माइनस का। अब हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा भाई? प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर। अक्स के गुणा में यदि एक के अलावा कुछ आ रहा है तो ये स्टेप आगे बढ़ेगी, ठीक है। और यदि नहीं आ रहा है तो ये यहीं हो गया अपना समीकरण सरल। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि जैसे यहाँ मान लो एक ही है तो ये सरल इतना ही होगा, लेकिन अक्स के गुणा मान लो 2 होता, 3 होता, तो हम क्या करते? अगली स्टेप में अक्स के गुणा में आने वाली संख्या को इसके बटे में लिख देते, भाग में लिख देते, सरल हो जाता। अभी तो ये इतना ही सरल होगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर अपने को एक स्केल की सहायता से एक बहुत ही सुंदर सारणी बनानी है, एक टेबल बनानी है। और इस टेबल में आप 6 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बना लें? 6। कई बोले सर कि डॉक्टर ने बता रखा है कि 6 ही बनाए या कम ज़्यादा? कम से कम 6 तो बनाए ही, ज़्यादा बनाओ आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा बनाने से फ़ायदा नहीं है। वो फ़ायदा नहीं है तो फिर क्यों बनाए? ठीक है ना। तो ये 6 कॉलम हम 6 बॉक्स बनाएंगे, इसमें एक जगह x लिखेंगे, एक जगह y लिखेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, इधर कौन सा चर आ रहा है? y। उसका मान हम अपनी इच्छा से रखेंगे। बोल सर कितना? कुछ भी रख दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहाँ तक रखना चाहिए। आप प्लस की संख्या नहीं रखना चाहिए तो माइनस का रख सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन अपनी इच्छा तभी होती है जब यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है। ये बात पहले ही निश्चित कर लें। क्या यहाँ बटे में कुछ दिखा हुआ है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं y का मान कितना रखूँ। y का मान अपनी इच्छा से 0, 1, 2, 3 जो भी आपको अच्छा लगे वो रख दीजिए। तो मैं मान लीजिए y का मान 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। थोड़ा सा एक बात ध्यान रख लेंगे कि भाई मान इस हिसाब से रखना आप कि इसको सरल करने पर ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं आए। बोल सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अपन ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे तो ग्राफ पेपर जो आपका होता है उसमें जो कॉलम होते हैं चाहे स्तंभ होते हैं उनकी संख्या तो फिक्स होती है ना। तो वहाँ ग्राफ बनाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अपन छोटी संख्या प्राप्त करें। मान लीजिए मेरे दिमाग में आ गया 5 आ गया। बोल सर 5 से पहले नहीं रख सकते? भाई रख देना, भले सब राइट है, मेरे दिमाग में 5 आ रहा है तो मैं लिखूँ y बराबर 5 रखने पर। अब आप कहेंगे सर कहाँ रख रहे हो कि y का मान है 5 रखेंगे अपन, कहाँ? y का मान 5, इस लाइन से शुरू करो। यहाँ लिखेंगे x बराबर -42 है प्लस 7। ये y यहाँ गुणा है तो गुणा लगा और y की जगह हम कितना रख रहे हैं? 5। और इसको सरल कर लो, -42 और ये हो गया 35। एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 42 में से 35 घटाएंगे 7 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का बचेगा। अब ये चीज़ आप यहाँ नोट कर दो कि y का मान जब हमने 5 रखा था तो x का मान हमें कितना मिला? 7 मिला माइनस का। अब y का मान 6 रख दो, y बराबर 6 रखने पर, अब y का मान 6 रखेंगे कहाँ? इसी लाइन में जो हमने समीकरण सरल किया था उसकी लास्ट स्टेप में। x बराबर -42 प्लस 7 गुणा, क्योंकि ये y से गुणा है, y की जगह हम कितना रख रहे हैं अब की बार? 6। -42 प्लस 7 और 6 गुणा करेंगे, ये भी 42। जितना माइनस का है उतना ही प्लस का है, घटाने पर क्या बचेगा? 0। यहाँ लिखते समय जल्दबाजी नहीं करें। y का मान 6 और x का मान है 0। तो इस प्रकार से अपने समीकरण था दूसरा, x से -3y बराबर 6। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वही बात आती है, पहले ये चेक करना है कि x का गुणांक छोटा है या y का गुणांक छोटा है। x का गुणांक ही छोटा है तो हम x का ही मान निकालेंगे। तो लिखेंगे इस स्टेप को ऐसा कैसा, यदि इसके गुणा में कुछ आ रहा तो उसको भी ऐसा कैसा नोट करना, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर के इधर 6 पहले से लिखा हुआ था, ये जो 3y है इधर माइनस का था, बराबर के इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस का हो जाएगा।
क्या इसके गुणा में कुछ आ रहा है एक के अलावा? नहीं आ रहा। यदि आता तो हम इसके बटे में लिखते। अभी जस्ट हमने बात की थी इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो आपको ज़्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। y का मान आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, अब कोई किसी को 0 से तकलीफ है तो कोई ज़रूरी नहीं है 0 रखना, बाकी अन्य मान रख दो। चलो मैंने 0 रख दिया। यहाँ से स्टार्ट करो। x बराबर 6 प्लस, आपको पता है कि 3 और y गुणा है, तो मैं y की जगह 0 रखूँगा तो ये लो 3 को 0 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 6 प्लस 3 को 0 से गुणा करने पर 0, ये 6। तो हम एक टेबल और बना लेंगे, ऐसी ही एक टेबल और बनाएंगे, इसके सामने बना लें आप। इसमें भी कितने बॉक्स होने चाहिए? वही 6 बॉक्स पर्याप्त हैं, काम चल जाएगा अपना। तो जब हमने y का मान 0 रखा था तो x का मान कितना आया? 6 आ गया। ऐसा ही हुआ। आगे देखिए, अब अपने हो सकता है y का मान 1 रख दें, 2 रख दो। मान लीजिए हमने y का मान 1 रख दिया, तो y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखेंगे, कहाँ रखेंगे? जो समीकरण हमने सरल किया था उसकी लास्ट स्टेप कौन सी थी? ये, इसी स्टेप में रखेंगे। x बराबर 6 प्लस 3 गुणा y की जगह हम कितना रख रहे हैं? 1, सरल कर दो। 6 प्लस, पहले 3 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, 3 6 3 कितना हो गया? 9। तो जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। तो पहले तो अपने को इस प्रकार से सारणी तैयार करनी है, और जैसे ही ये सारणी तैयार हो जाए उसके बाद में हम ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए ग्राफ पेपर में हमें किस प्रकार से काम करना है वो थोड़ा सा आप समझेंगे। ग्राफ पेपर पे कैसे काम करेंगे, तो देखिए जैसे इस प्रकार से ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, आप जानते ही होंगे। और ये जो आड़ी आपकी रेखा आती है इसको हम बोलते हैं अक्ष एक्सिस। ये आपकी पॉजिटिव साइड, ये आपकी नेगेटिव साइड, तो यहाँ अक्ष डैश लिखेंगे। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड, और ये आपका मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ एक बात आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, केवल ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा अपने को ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उम्र वाला पर्सन है। तो उम्र वाले पर्सन में जैसे हमें अभी तो अपने को पहचान हो नहीं पाया है, क्योंकि ग्राफी विधि के अलावा भी बहुत सारी विधियाँ हैं। यदि जो समीकरण हमने यहाँ बनाए थे और यदि हम उनको सरल करना चाहें दूसरी वाली विधि से, तो उनका जो रिजल्ट आता है ना वो काफ़ी बड़ा रिजल्ट आता है, और इतना बड़ा रिजल्ट आता है कि उतने कॉलम तो अपने पास में यहाँ मिलेंगे ही नहीं। बात क्लियर हो रही? मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे मुझे ध्यान में है कि इसका उत्तर भी मुझे तो कई वर्ष हो गए मैथ पढ़ाते हो, तो मुझे इनका आंसर लगभग याद हो गया। तो आपको बता दूं कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो अक्ष का मान आएगा 42 से और y का मान आएगा 12। अब आप ही बता दीजिए क्या अक्ष का, आप कहेंगे सर हमें तो कैसे पता चलेगा? भाई आपको तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप वर्क करोगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा। आपको जैसे ही आफ्ताब वाला क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बड़ा आता है। एक बार करने के बाद, पहली बार में किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है ना। चलो, यहाँ इतनी बड़ी राशि तो अपने को यहाँ इतने कॉलम ही नहीं मिलेंगे, तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो यहाँ जो आपके कॉलम है, ये जो बॉक्स बने हुए रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा पैमाने का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। किसका? पैमाने का। प्रत्येक बॉक्स के बीच में अपन 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं। कितने का? 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं। इसी प्रकार इधर -10, -20, -30, -40, -50, और इधर भी अपन इधर प्लस का ही चलेगा। 10, 20, 30, 40, 50, इधर माइनस, 2-3 क्वांटिटी लिख दो,
बाकी और आवश्यकता होने पर बाद में लिख देंगे। पैमाना जो है वो यहाँ आपको लिखना है 1 बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ग्राफ वाले जितने भी प्रश्न हम लोग हल करेंगे उसमें 99% जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन में पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई ही लिया जाएगा। कितना? सभी प्रश्नों में अपना काम चल जाएगा। केवल ये प्रश्न एक ऐसा आ गया जिसमें अपने को पैमाना बड़ा लेना पड़ेगा। यदि पैमाना पर बड़ा नहीं लेते हैं तो फिर ग्राफ बनाने में हमें प्रॉब्लम आती है। आप समझ ही गए कि अक्स एक्सिस पर अपने को 42 खाने तो पॉजिटिव साइड में चाहिए। क्या आपके ग्राफ पेपर में 42 खाने मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हम ये जो आपका पैमाना है वो हमने चेंज किया है। चलो देखो, अक्स का मान -7 आ रहा है, तो ये -7 हम कैसे चेक करें? आपको पता होगा कि प्रत्येक जो बड़ा बॉक्स होगा उसके बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें आती हैं। समझ रहे हो बात? तो हम क्या करेंगे, ये जो अपना मूल बिंदु यहाँ से अपने को माइनस चलना है तो इधर चलेंगे, छोटे छोटे 7 जो खाने हैं वो अपन गिन लेंगे। तो अपने को काउंटिंग करनी है बस। तो छोटे छोटे जो खाने आपको मिलेंगे 7, मान लीजिए 7 यहाँ आ गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ आ गया, ठीक। अब उसके सिर में y का मान 5 है, तो y का मान 5 है तो छोटे छोटे 5 लाइनें गिन ली है। तो मान लीजिए 5 यहाँ आ गया। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? अक्स का मान -7 कैसे मिलेगा? यहाँ पर छोटे बड़े कॉलम के बीच में छोटे छोटी लाइनें हैं, आप छोटी छोटी 7 लाइनें गिन लो और इसके ऊपर की तरफ चलना है 5, तो 5 छोटी छोटी लाइनें ऊपर गिन लो। तो -7 के सामने जहाँ 5 आ रहा है वहाँ पर ऐसा एक बिंदु बना करके और वहाँ लिख दो -7 और 5, यह आपका एक बिंदु बन चुका है, ठीक है। दूसरा जो आपका ये बिंदु है उसमें पहले अक्स का मान देखिए आप, अक्स का मान ये रहा 0। अब इसके साथ में y का मान देखना है, 6 प्लस का है तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो 6 छोटे छोटे खाने गिन लेंगे इस 0 के सामने ऊपर। तो मान लीजिए 6 यहाँ पर आ गया। अब मानना क्या है, वो तो 6 जहाँ पर आएगा वहाँ पर लिखना अपने को। ये हो गया आपका दूसरा बिंदु। तो अपन यहाँ पर इसके पास में लिख देते हैं कि अक्स का मान 0 और y का मान 6। अब आपके ये जो दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं पर स्केल रखते हुए आप एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, बड़ी सी रेखा। और इस रेखा के ऊपर जो आपने पहला समीकरण बनाया था वो तो आपका तो नोट किया हुआ रहेगा ना। मुझे याद है पहला आपका समीकरण क्या था, अक्स -7y बराबर -42। तो पहला जो समीकरण है वो अपनी इस रेखा के ऊपर नोट कर देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये जो रेखा खींची गई वो कौन से समीकरण की है। दूसरी जो टेबल है वहां पर आप देखो अक्स का मान कितना आ रहा है, 6। तो अक्स का मान 6 कहाँ होगा, प्लस है या माइनस है? प्लस है। तो इधर से चलेंगे अपन 1 2 3 4 5 6, छोटी छोटी 6 लाइनें काउंट करेंगे। अब y का मान 0 है तो न ऊपर जाना न नीचे, तो जहां अक्स का मान 6 है उसी के सामने y का मान 0 है। तो ये हो गया, इस बिंदु को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं 6 0। आगे आ रहा 9 और 1। तो अक्स का मान 9 लेना है तो अक्स का मान 9 यहाँ लेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 9 लाइनें यहाँ। और y का मान 1 है तो एक लाइन ऊपर छोटी सी गिन लेंगे। तो ये बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये आपका बिंदु यहाँ लिख दो आप, अक्स का मान 9 y का मान 1। और इन दोनों बिंदु से गुजरती हुई हम एक रेखा खींचेंगे और उसको अपन आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इस रेखा को अपन इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से एक रेखा गुजर जाएगी आपकी। क्लियर हो रही बात? इन दोनों बिंदु पे रख करके इस प्रकार से एक रेखा बढ़ा देना और इस रेखा के ऊपर भी दूसरा समीकरण लिख देना, अक्स -3y बराबर 6। यहां पर कहीं न कहीं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। तो मैं तो पैमाना नहीं ले रहा हूँ, आपके बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन आपके तो बिल्कुल इक्वल होंगे। तो आप देखेंगे कि इसके सिद्ध में जैसे ही आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 42 आ रहा है। कितना आ रहा है? 42, ठीक है। अब तो यहाँ 42 हो गया। और इसके सिद्ध में इधर यदि आप देखेंगे इस टाइप से, यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखें कि इस बिंदु के सिद्ध में इधर तो आपको मिल रहा है 42 और इधर आपको कितना मिल रहा है, 12। तो ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काट रही हैं वो आपका हल है। थोड़ा सा यहां बता देंगे
कि चूंकि दोनों रेखाएं, बिल्कुल सिंपल भाषा यूज लिखनी है अपने को, दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु, अब जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं 42 और 12 है। अतः x बराबर, ये x का मान है, ये y का मान है, तो x बराबर 42 हो गया, y बराबर हो गया 12। तो x और y हमने क्या माना था? x के लिए तो बोला था कि वो आफताब की आयु है और y के लिए बोला था उसकी पुत्री की आयु है। तो अंत में हम लिख सकते हैं अतः आफताब की आयु 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु 12 वर्ष है। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि ये बड़ी जटिलता आ रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और आ सकता है, बाकी सभी क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल काम होगा। इसमें क्या है, थोड़ी सी क्वांटिटी हमें पता चल गया था कि इसका रिजल्ट काफ़ी बड़ा आने वाला है, तो वो इतने कॉलम मिल नहीं पाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।